नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर में। अभी तक हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक मॉडर्न में देख चुके हैं और पिछले लेक्चर में हमने हेमरेज और एम्बोलिज्म देखा था। इस वीडियो में हम लोग थ्रोम्बोसिस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो थ्रोम्बोसिस होती क्या है? थ्रोम्बोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास इन सर्कुलेशन फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोइंग ब्लड। द मास इटसेल्फ इज कॉल्ड थ्रोम्बस। यानी एक प्रोसेस है जिससे सॉलिड मास फॉर्म होता है, ठीक है। और वो भी किससे? उन कॉन्स्टिट्यूएंट से जो ऑलरेडी ब्लड में घूम रहे हैं, यानी ब्लड के साथ ऑलरेडी घूम रहे हैं या फिर ब्लड में ऑलरेडी डिजॉल्व हो, ठीक है। अब इनसे जो मास बनता है उसको कहते हैं थ्रोम्बस। हेमोटेमा हेमोटेमा बोलते हैं कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर एक्यूमुलेशन और ब्लड क्लॉट, है ना। यानी सेल से या क्या कहते हैं, सॉरी, वेसल से बाहर जाके कोई क्लॉट बने टिश्यूज़ के अंदर, उसे कहते हैं हेमोटेमा, ठीक है। दूसरा होगा हेमेटोस्टैटिक प्लग्स। हेमेटोस्टैटिक प्लग्स बोलते हैं दीज आर ब्लड क्लॉट्स फॉर्म इन हेल्दी इंडिविजुअल एट द साइट ऑफ ब्लीडिंग। यानी आप में कोई भी जो भी हेल्दी पर्सन है उसमें से किसी को भी चोट वगैरह कुछ लग जाए या जहाँ से ब्लड निकलने लगे, उस जगह पे हेमेटोस्टैटिक प्लग बनता है। वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए बनता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी अलग है। एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है और एक प्रॉब्लम को रोकता है, ठीक है। अब हेमेटोस्टेसिस को देखें अगर आए तो जो रक्त के बहाव को रोकने की सामान्य प्रक्रिया, ठीक है, यानी भाई बहते हुए ब्लड को रोकना, उसकी जो सामान्य प्रक्रिया है उसे हेमेटोस्टेसिस कहते हैं। तो अब इसको इसकी डेफिनेशन आगे देख लेते हैं। हेमेटोस्टेसिस इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कॉमनली रेफर टू एज स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, thus protecting the integrity of vascular system after tissue injury, ठीक है। अब इसके देखो कई सारे फंक्शन होते हैं हेमेटोस्टेसिस के अंदर। पहला होता है मेंटेन ब्लड इन फ्लूइड स्टेट, ठीक है, यानी ब्लड को जमने नहीं देता, फ्लूइड स्टेट में ही रखता है, ये भी हेमेटोस्टेसिस। अरेस्ट ब्लीडिंग एट द साइट ऑफ इंजरी बाय फॉर्मेशन ऑफ हेमेटोस्टैटिक प्लग, यानी ये ब्लीडिंग को भी रुकता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। अब तीसरा इसमें एंश्योर द रिमूवल ऑफ हेमेटोस्टैटिक प्लग व्हेन हीलिंग इज कंप्लीट। मान के चलो जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही थी उस जगह पे हेमेटोस्टैटिक प्लग बना, लेकिन अगर वो एक बार चीज़ कवर कर गई या फिर हील हो चुकी है तो अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। इस बात को भी एंश्योर करता है कि जब हीलिंग एक बार कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ये जो हेमेटोस्टैटिक प्लग है वो हट जाए, ठीक है। अब इसमें बताया हेमेटोस्टेसिस और थ्रोम्बोसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो जो हेमेटोस्टेसिस होता है वो है सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस, यानी जिस दिन उसका काम खत्म हो उस दिन ये खुद हट जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन थ्रोम्बोसिस ऐसा नहीं होता, ठीक। दूसरा, देयर इज स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन ऑफ हेमेटोस्टैटिक प्लग विद सब्सिक्वेंट रिपेयर ऑफ इंजरी। भाई इंजरी एक बार ख़त्म हुई यानी हमारी हीलिंग कंप्लीट हुई, हेमेटोस्टैटिक प्लग अपने आप हट जाए। वहीं थ्रोम्बोटिक की देख ले, थ्रोम्बोटिक क्लॉट does not undergo resolution spontaneous, rather it causes obstruction of blood। इसमें बोला गया है कि अगर एक बार थ्रोम्बोसिस बन गया, जब तक हम एक्सटर्नली कोई बाहर से इसको ठीक करने के लिए दवा वगैरह ना ले तब तक ये ब्लड पर बना ही रहेगा, और इन सम केसेस इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो, ठीक है। तीसरा क्या है, इट इज़ फॉर्म ओनली आफ्टर इंजरी। हेमेटोस्टेसिस है वो इंजरी के बाद ही बनता है और ये कभी भी बन सकता है और इंजरी कॉज कर सकता है, ठीक है। अब क्या पैथोजेनेसिस इसमें बोलिए, ठीक है। तो इसमें पैथोजेनेसिस पे जब इसमें बताया गया कि विर्चॉस ट्रायड होता है एक, ठीक है। और उसमें जो 3 चीज़ें बताई उसमें से एक या उससे ज़्यादा कभी कारण हों तब जाके हमें ये थ्रोम्बस बनता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं वो 3 क्या क्या ट्रायड्स में 3 क्या क्या चीज़ें हैं। पहली वेस्कुलर इंजरी, यानी वेसल्स में किसी प्रकार की इंजरी हो जाए, ठीक है। दूसरा एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, यानी इसमें, और ये सबसे ज़्यादा होता है वेन्स में, ठीक है। यानी ये कभी कभी का जैसे एडिमा हो जाए। अब आपने ना 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, एक तो एडिमा होता है, एक इन्फ्लेमेशन होता है। तो एडिमा जो होता है एबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है, उसको कहते हैं हम एडिमा, या फिर क्या कहते हैं एडिमा। दूसरा होता है हीलिंग के टाइम पे क्या होता है कि जो ये बॉडी का मैकेनिज्म है टू कॉप अप विद द एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये उसमें काम आता है। तो जब उस जगह पर सूजन आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रक्ट करने लगती है उस जगह पे,
जिस वजह से जो ब्लड फ्लो है वो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तीसरा, हाइपर कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड, यानी ऐसा अब मान के चलो हमारे जो ब्लड की जो कोएगुलेशन की स्पीड है वो बढ़ जाए, यानी हमारी कोएगुलेबिलिटी बढ़ जाए हमारे ब्लड की। अब इसमें ना, इसमें जो होते हैं वो 5 फैक्टर होते हैं। क्या? रोल ऑफ डिफरेंट फैक्टर इन फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। पहला, रोल ऑफ ब्लड वेसल। दूसरा, रोल ऑफ प्लेटलेट्स। रोल ऑफ कोएगुलेशन सिस्टम, हाइपर कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड एंड अल्टरेशन ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। तो अब इसमें अपन देखते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो द इंटीग्रिटी ऑफ ब्लड वेसल और ब्लड वॉल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड फ्लो, ठीक है। अब ये अगर हमारी ब्लड वेसल सही नहीं रहेंगी तो हमारा ब्लड फ्लो भी ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वेस्कुलर इंजरी एक्सपोजेज द सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू विच आर थ्रोम्बोजेनिक and play important role in thrombosis. Injury to vessel will cause vasoconstriction which help to reduce blood loss. अब देखो इसमें बताया कि अब जैसे मैं आपको बताता हूँ आगे, जैसे ये हमारी वेसल है, ठीक है। ये वेसल हम समझ गए। यहाँ किसी भी तरीके से यहाँ कोई चोट लगी, ठीक है, चोट लग गई, एक छोटी सी इस जगह पर चोट लग गई। यहाँ चोट लगने की वजह से इसमें जो सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। अब उसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड में बहने वाले जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो इसके साथ आके अटैच होने लगेंगे, ठीक है। जिस वजह से यहाँ एक अजीब सा ही थ्रोम्बस बनने लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये होता है काम। और थ्रोम्बस बनने की वजह से, और इस जगह थ्रोम्बस बनने की वजह से जो क्या ब्लड फ्लो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। एंडोथेलियल इंजरी इज ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस इन द फॉर्मेशन एट्रियल थ्रोम्बाई, ठीक है, एट्रियल थ्रोम्बी, ठीक है। और वो भी क्या है, एंडोथेलियल इंजरी। अब हम आगे देखते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लेटलेट्स। तो इन एंडोथेलियल सेल इंजरी प्लेटलेट में प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन थ्रोम्बोसिस। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो इवेंट्स क्या क्या बताए इसमें। पहला है प्लेटिलेट, सब वही जो अभी हमने बात बताई कि प्लेटिलेट्स क्या है, सब एंडोथेलियल कोलेजन से जाके चिपक जाती है। दूसरा क्या है, प्लेटिलेट्स रिलीज रिएक्शन। तो जो प्लेटिलेट्स चिपक गई वो रिएक्शन चालू करती है। अब वो रिएक्शंस क्या क्या है, वो ये कोएगुलेशन सिस्टम आती है। 2 तरीके की रिएक्शन चालू होती है कोएगुलेशन सिस्टम में, एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये जो पाथवेज है ना, ये तभी चालू होते हैं जब हमें किसी प्रकार की इंजरी लगती है, ठीक है। अब देखो 2 तरीके होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक होता है, एक इंट्रिंसिक होता है। तो जो इंट्रिंसिक होता है, जैसे उसके सरफेस कांटेक्ट चालू होता है, ठीक है, उसको लगता है कि इस जगह पर चोट लग गई, तो वहाँ से जो ये 12th फैक्टर है ये एक्टिवेट हो जाता है और ऐसे ही ये पूरी एक चेन चलती है। जब ये एक्टिवेट होगा तो इसकी वजह से ये वाला एक्टिवेट हो जाए, जब ये एक्टिवेट हो तो ये इनको एक्टिवेट कर देगा, ऐसे करके ये पूरी चेन चली जाती है। और एंड में आके ये फिब्रिन फॉर्म करके, ठीक, फिब्रिन फॉर्म करके क्या कहते हैं, उस जगह पे होमोस्टेसिस कोएगुलेशन चालू कर देते हैं, जिस वजह से ब्लड लॉस कम हो जाता है, ठीक है। अब इसमें बताया कि इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेटेड बाय फैक्टर 12, अदर फैक्टर विच इन्वॉल्व्स आर 11, 9, 8 and 10, ठीक है, occurs at a site where the intrinsic and extrinsic pathway coverage occur and lead to common pathway of blood coagulation। हम देख चुके हैं ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे मिलकर एक कॉमन पाथवे को फिर कंप्लीट करते हैं। अब ये है लिस्ट ऑफ कोएगुलेटिंग फैक्टर्स, ये आप देख लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें उस चीज़ को। हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट्स को सॉल्व कर पाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।